नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग लगातार कह रहे थे कि भैया बीटीसी वालों का आप भूल गए हैं क्या। मैं आपको बता दूं, जो भी क्लासेज आपको यहाँ से मुहैया कराई जा रही हैं, जो भी क्लासेज आपको अपलोड कराई जाती हैं, पर डे आपके पास वीडियो जाता है ना। अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो सूचना हमारी तरफ से होती है वो सूचना वहाँ पे सर्वप्रथम प्रकाशित की जाती है। अगर आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके पास सूचनाएं जानी प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के ढेर सारे क्वेश्चन थे, डाउट थे। क्या निशांत ज्ञान के माध्यम से जो व्यक्ति आपको पढ़ाता है, नितिन उपाध्याय, आपका साथ छोड़ रहा है? तो मैं आपको सबसे पहले इसी क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं लगातार आपको बीएड और डीएलएड कराने के लिए नहीं, बल्कि आपको शिक्षक बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग शिक्षक बने और शिक्षक बन करके अपने माता पिता के सपनों को साकार करें और आप अपनी जीविका का निर्वहन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। मैं लगातार यही प्रयास करता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे यूपी टेट की जो क्लासेज मैं पर्यावरण की क्लासेज दे रहा हूँ उसे हमें बंद कर देनी चाहिए, आपके डीएलएड की क्लासेज मुझे चलानी चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके बहुमत से इसका निर्णय आगे लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ अलग है, इसी वजह से हम यूपी टेट की क्लासेज देते हैं। मुझे पता है कि यूपी डीएलएड आप अगर सीरीज से पढ़ रहे हैं, अगर बुक से पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे, और पास ही आपको होना है, क्योंकि वहां से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपका सिलेक्शन यूपी टेट और सी टेट या सुपर टेट से ही होने वाला है। तो आपको उस लेवल की तैयारी मैं इसी वजह से करवाता हूं। ठीक है, ढेर सारे यूट्यूब चैनल आपको डीएलएड की क्लासेज दे रहे होंगे, ढेर सारे व्यक्ति आपको डीएलएड पढ़ा रहे होंगे, लेकिन निशांत ज्ञान ऐसा नहीं करता है। लीक से हट करके करना और आपके लिए दृढ़ संकल्पित होना मेरा परम कर्तव्य है, और यही मैं करना भी चाहता हूं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यूपी डीएलएड के हमारे साथ के कई बच्चे ऐसे रहे जो एक रात पिछले मतलब कि पूरे यूपी डीएलएड वो कर चुके हैं, लेकिन कभी उन्होंने पढ़ा नहीं। एक रात मतलब जिस दिन परीक्षा है उसकी एक रात उन्होंने सीरीज पढ़ा और अगले दिन उन्होंने 90% से ऊपर नंबर लाया। हालांकि उन्हें मैं कहूँगा वो टॉपर किस्म के बच्चे थे, लेकिन अगर आप टॉपर किस्म के नहीं हैं तो एवरेज तो हैं, अगर एवरेज नहीं है तो बिलो एवरेज मैं मानता हूँ हैं। डीएलएड इतना कठिन नहीं होता है जितना आप लोग सोचते हैं। पहली बार आप परीक्षा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि दो चीज़ों में आपका बैक लग सकता है। अगर आपका गणित बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो मैंने गणित की 15-16 वीडियो दिया है, आप उसे लीजिए और परिषदीय बुकों से मैंने कहा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और सीरीज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब कर लीजिए, गणित आपका हो जाएगा। एक बैक आपका संस्कृत में काफ़ी बच्चों का लग जाता है जिन्होंने संस्कृत के बारे में ABCD भी नहीं पता होता है। एक कंप्यूटर के बारे में, मित्रों मैंने बताया कि कंप्यूटर का मेरा कोई कोर सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से मैंने कंप्यूटर पर वीडियो नहीं दिया। संस्कृत पर मैंने 7 वीडियो आपको दिया। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि सर इस पर क्वेश्चन करवा दीजिए। अब उसी राजन सीरीज जो एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पे तो नहीं, मैंने टेलीग्राम पे जो चैनल बनाया गया है उस पर मैंने 4/5/2018 का पेपर दिया था। वो राजन सीरीज से मैंने स्कैन करवाया और उसे मैंने कहा कि आप टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करवा दीजिए। तो बच्चे ने सेंड किया, तो उस पर कमेंट आ रहा है कि भैया इसी क्वेश्चनवा को आप काहे नहीं पढ़ा देते। तो मैं आपको बता दूं, आपका मैं समय क्यों ख़राब करूं। आप जो अपने मन से कर सकते हैं, क्या मोबाइल का वीडियो देखना, मोबाइल पे उंगलियां चलाना, आंखें ख़राब करना ज़रूरी है क्या? वही जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को एक बच्चे ने कहा कि सर आप अपने मुख से बोल दीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है भाई, आप पढ़िए लिखिए, लेकिन किसी के अंधभक्त मत बनिए, मैं ये कहता हूँ, है ना। आप प्रयास करिए, लेकिन किसी के अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कोई यूट्यूबर, कोई भी शिक्षक इस तरीके से नहीं बोलेगा, हमारा फ़ायदा होगा भाई, अगर वो काम करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन मैं आपको केवल क्लियरली स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इससे आपका घाटा होगा, हमारा फ़ायदा होगा केवल। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका घाटा हो, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग से आप विचलित हो जाएँ। कुछ लोग कहते हैं कि निशांत ज्ञान गुमराह करता है। अगर मैं गुमराह करता होता तो अभी 1.5 साल हो गया यूट्यूब पर काम करते। मुझे यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ है ना। कुछ लोग हमें बताते हैं कि सर आपको ये करना चाहिए, आपके व्यूज़ कम हो रहे हैं। व्यूज़ कम होने का क्या मतलब भाई? हम व्यूज़ के लिए अगर यूट्यूब पर आए होते तो वर्तमान के समय में काम नहीं कर रहे होते। चलिए
आपके सभी क्वेश्चनों का मैं जवाब दे देता हूं कि 90% प्लस पाने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात, 90% प्लस पाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है मित्रों, आप जो कुछ भी सीरीज से पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कौन सी सीरीज बेस्ट है, राजन या पवन। मित्रों, जिस भी सीरीज आप मार्केट में जाइए, दोनों सीरीज अपने सामने रखिए, जिस भी सीरीज की भाषा आपको आसान लगे वो चीज़ें आसान होती है। लेकिन राजन मैंने आपको क्यों कहा कि आप इसे ले सकते हैं, इस वजह से मैंने कहा क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस ईयर के पेपरों के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन दिए रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसा जो डीएलएड के बच्चे हैं वो मुझे बताते हैं और अनुभव मेरा भी है। तो आप जो है 90% प्लस आप सीरीज या बुक जो भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप जितना पढ़ते हैं उतना लिखने का प्रयास करिए, है ना। अगर आप बहुत ही कमज़ोर हैं, लिखने का प्रयास आपको ज़रूर करना है। अच्छा, कुछ लोग यही होते हैं ना कि कलम ले लेंगे, एक सीरीज ले लेंगे, इसे इसे पढ़ते चले जाएंगे। उस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है ना। आप पढ़िए ज़रूर, लेकिन उसमें से जो आपको लगे कि यार मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। क्योंकि अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे सर हेल्प हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसमें जो है हेल्प की बिल्कुल ना के बराबर संभावना होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप हेल्प के चक्कर में मत पड़िएगा, आपको खुद ही तैयार होकर जाना है, क्योंकि आपका परीक्षा जो है आपके सेंटर पर होगा, आपके विद्यालय में नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितना पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, मैंने बताया था कि अगला पेज पढ़ने से पहले पिछले 2-3 पेज जो भी आप पढ़ के निकले हैं अभी अगले दिन जब अगला पेज पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन एक बार 10 मिनट में करके अगले चीज़ को पढ़िए, है ना। इस तरीके से मैंने कहा था 2-2 बुक लीजिए, उसे 10-10 दिन में कवर करने का प्रयास करिए। 2-3 घंटा अगर आप दिन भर में देते हैं तो आप जो है मार्च के महीने में इतना टॉपर हो जाएंगे कि आपको यार डीएलएड, जब आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको खुद लगेगा यार डीएलएड कुछ होता ही नहीं है। मैं बताऊं, आपको महज पास होना है। कुछ लोग कहेंगे सर नंबरवा 95-96 आ जाएगा का। हाँ, 95-96 आ सकता है, आप अगर उस योग्य होंगे तो आपका आएगा। लेकिन आपका टारगेट बस यही होना चाहिए कि हमें 90% के ऊपर पाना है। जो 25 नंबर का पेपर है उसमें किसी तरीके से हमें 14-15 ले लेना है ना। बस इतना टारगेट आप बना के चलिए, आप तब भी आप जो है 90 के करीब पहुँच जाएंगे। 89, 90, 91 ऐसा हो जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप केवल ऐसे मतलब कि उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उल्टा सीधा नहीं है, यही स्पष्टता है, ध्यान रखिए। कोई नहीं बताएगा ये चीज़ें। लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा आप सभी लोग, ऐसा लगे कि आप लिख सकते हैं। आगे बात करता हूँ, सीरीज पढ़ने में मन नहीं लगता। एक बच्ची थी या गृहिणी थी या मातृशक्ति थी, मैंने समझा नहीं। उन्होंने हमारे पास किसी तरीके से, मेरा नंबर कहीं से मिला, उन्होंने कॉल किया और कहा कि सर सीरीज पढ़ने में मन नहीं लगता, हम क्या करें। वीडियो बहुत मेहनत से, वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, लेकिन सीरीज पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैं आपको बता दूं, सफल होने के लिए आपको तपना पड़ेगा। सफल होने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो आपका कंफर्ट जोन है वहाँ से निकलना पड़ेगा। जो आपका आरामदायक मोड है वहाँ से आप बाहर निकलिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। नहीं तो आप इसी डीएलएड को 5 साल में पूरा करेंगे। अभी 2014-15 के बच्चे कुछ लोग फंसे हुए हैं, आज तक पेपर देते हैं बैक करके, है ना। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। सीरीज पढ़ने में अगर मन नहीं लग रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी आने वाला भविष्य आप खराब कर रहे हैं, या आने वाला भविष्य आपका खराब जाएगा। आपके ऊपर शनि की 7.5 लग गई है, आप पढ़ेंगे ही नहीं आगे बढ़ेंगे। ये कोई मन की बात नहीं होती है भाई। आपका भविष्य मन पे नहीं चलेगा, आपके मेहनत पे आपका भविष्य बदलेगा। आपने अपने माता पिता को सपना क्यों दिखाया कि हम बीएड कर लेंगे, बाद में जो है मास्टर हो जाएंगे या मास्टर नहीं हो जाएंगे। तो आपने अगर सपना दिखाया है तो उसे पूरा करिए। ए मत किसी के बताइए कि सर सीरीज। अच्छा, एक बच्ची हमसे इतना घबरा करके पूछी, सर सीरीजिया पढ़ेंगे तभी मतलब कि पास हो जाएंगे कि नहीं पास हो जाएंगे, आपको क्या लगता है, गारंटी दीजिए। हमने कहा भाई गारंटी तो यार होती ही कुछ नहीं है। कोई आज है कल किसकी गारंटी है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, गारंटी नहीं है। बस ये है कि आप अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पास होंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। सीरीज से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पास होंगे, है ना। सीरीज पढ़ने में मन नहीं लगता है तो भाई इसका कोई इलाज ही नहीं है, आपका सपना अधूरा रह जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक एक पेज आपको पढ़ना है अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर सीरीज पढ़े कि बुक पढ़े। अब आपके पास टाइम नहीं है बुक पढ़िए। अगर आप बुक खरीदा है तो आपकी बुक जो है टेबल पे बहुत वैसी तरीके से इसे मतलब जिस मोड में लाए होंगे उसी मोड में पढ़ा होगा, मुझे भी पता है। मैं कहता चला गया, आप लोग पढ़े ही नहीं, तब आपका टाइम नहीं है। आप सीरीज पढ़िए, जहाँ पे आपको समस्या होती है आप जो है उस बुक से उस टॉपिक को देख सकते हैं। कुछ बच्चे ने कहा सर हम बुक को टॉपिक से नहीं देखते हैं, हम यूट्यूब पे सर्च मार लेते हैं। यूट्यूब के चक्कर में मैं फिर से कहूँगा मत पढ़िए यूट्यूब के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा।
कितना लिखना है, सबसे बड़ी बात बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, यही तीन प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। बहुविकल्पी आएगा, अतिलघुत्तरी आएगा, लघुत्तरी आएगा। देखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्नों में कुछ बच्चे ने कहा कि सर टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ लिख दें क्या, तब नंबर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं लिखना है, आपका एक एक नंबर का होता है, बहुविकल्पी होता है। आप इसी तरीके से लिखिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 1 के पहले में तीसरा सही है, मतलब सा वाला सही है या सी वाला सही है, जो भी है उसे आप लिख दीजिए। बस इतने में आपको 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। जैसे गणित का जो सवाल आता है, 2 धन 2, 2 धन 2 बराबर 4, 4 आपने लिखा, आप 2 धन 2 इस तरीके से भी आप लिख देंगे। इस तरीके से कितनों भी गड़बड़ राइटिंग में लिख देंगे तब भी आपको 1 नंबर इसमें देना है। बहुविकल्पी वाले जो प्रश्न होते हैं कोर प्रश्न होते हैं, इसमें आपका प्रश्न नंबर कट ही नहीं सकता है, ठीक है। एक कोर प्रश्न होते हैं जो आपका नंबर कटता पिटता है, जो आपको फेल फाल करते हैं, इसी में फेल करते हैं। लघुत्तरी और लघुत्तरी में कुछ बच्चे ने कहा कि सर सीरीज में जो है बहुत ज़्यादा दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं, आपके पास भी जो 25 नंबर वाला पेपर होगा 1 घंटा समय रहेगा, जो 50 नंबर वाले 3 पेपर होंगे, शिक्षण अधिगम, बाल विकास और सामाजिक विज्ञान, इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन, आप इतना ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। और लिखना कितना है इस बात को ध्यान रखिएगा, लिखना इतना है कि आप समय मैनेजमेंट, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो रहे, क्योंकि 20-22 क्वेश्चन आपके 25 नंबर वाले में आ जाते हैं और 40 क्वेश्चन तो आपके 50 नंबर वाले में आ जाते हैं। तो आप किसी प्रश्न पे ज़्यादा लिखने का प्रयास करके अगला प्रश्न आप छोड़ दीजिए या 3-4 प्रश्न आपका छोड़ जाए, ये गलत है। तो आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान में रखते हुए अतिलघुत्तरी प्रश्नों में जो आपको कहते हैं कि 25 प्रश्न 25 शब्दों में ही आपको उत्तर लिखना है, 25 नहीं, आप 40-42 तक जा सकते हैं, तो या 30-35 तक जा सकते हैं। तो लघुत्तरी में जो है आप अगर मतलब कि 50 प्रश्नों में 50 शब्दों में दिया गया है, आप इसे जो है 70-80 शब्दों में जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, है ना, आपने घड़ी लगाया होगा या आप घर पर ही प्रैक्टिस करिए, तो आप टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए इतना प्रयास करिए कोई प्रश्न छूटे भी ना और इतना भी कम ना लिखें कि टॉपिक खत्म ही ना हो, प्रश्न का उत्तर ही हम ना दे पाएँ, 1 लाइन लिख के ख़त्म प्रश्न, ऐसा भी नहीं करना है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, फिर से कहूँगा, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं उतना लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, बस। और बहुविकल्पी में बस इसी तरीके से आपको ABCD कर देना है। परीक्षा कब तक होगी यार? परीक्षा आपका जो है, मैंने कहा कि अप्रैल में होगा, है ना। अब मैंने कहा अप्रैल में होगा, एक बच्चे ने कहा अगर आप गारंटी नहीं ले सकते हैं अप्रैल में होगा तो कहीं यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। बहुत ही शब्द जो होते हैं ना बहुत ही खराब लगते हैं। कौन गारंटी लेता है? उत्तर प्रदेश में PET का एग्जाम सरकार ने गारंटी लिया था, सरकार ने गारंटी लिया था कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल का एग्जाम नवंबर में हो जाएगा। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जीभ चलाना बहुत आसान होता है। जो UPSSC का कैलेंडर आया उसमें बताया गया कि नवंबर माह में UPSSC लेखपाल का एग्जाम हो जाएगा। आज विधानसभा चुनाव समाप्ति के कगार पे है, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। कौन कहता है कि यूपी लेखपाल का एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा? कोई गारंटी लेगा का? नहीं लेगा। ना कोई आयोग गारंटी लेगा, ना कोई सरकार गारंटी लेगी। किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है, केवल संभावना व्यक्त की जाती है और उस पर काम किया जाता है। अगर काम बेहतर चल पाया तो अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर काम बेहतर चल पाया तो अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा और अप्रैल के लास्ट में अब जाएगा, अप्रैल के लास्ट तक जाएगा। 15 अप्रैल के बाद ही आपका एग्जाम हो पाएगा। इतना पीछे जा रहा है, इतना पीछे जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इस समय जो है आपकी टीचिंग की बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, टीचिंग कई जगह नहीं लगी है मित्रों। टीचिंग जो है अभी कई जगह तो ऐसा है कि यूनिट टेस्ट जो होता है, जो आंतरिक नंबर होता है, वो यूनिट टेस्ट मतलब कॉलेज वाले कराते हैं, वो जाता है नंबर डाइट पे, डाइट TNP भेजती है। तो यूनिट टेस्ट वगैरह अभी कई जगह पे नहीं हुआ है। कई जगह प्राइवेट कॉलेजों में तो केवल कोरम पूरा किया जाता है और सरकारी कॉलेजों में तो इसे बेहतर तरीके से कराया भी जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे, इसे मुझे खुलकर बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक मंच है, हम यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, है ना, कि इस तरीके से होता है। मैं यही कहूँगा कि हर जगह यूनिट टेस्ट होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो अच्छा नहीं है। तो टीचिंग कब तक लगी? कई जगह यूनिट टेस्ट भी नहीं हुआ है, कई जगह नंबर चढ़ा के भेजा नहीं गया है, तो अभी आपकी टीचिंग नहीं लग पाई है कई जगह। जैसे सोनभद्र डाइट में मुझे एक बच्चे से संपर्क हुआ है, अभी वहाँ पे टीचिंग नहीं लगी है। तो उनकी टीचिंग जो है कब लगेगी? उनकी टीचिंग जो है अब 10 मार्च के बाद लगेगी। क्योंकि सरकार का पूरा जो मतलब कि पूरा का पूरा जो विभाग है ना, वो सभी जो है इलेक्शन में लगे हुए हैं, है ना। इलेक्शन ड्यूटी सबकी चल रही है। हर किसी का, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो प्रधानाचार्य हो, चाहे किसी भी विभाग में कोई छोटा से लेकर के बड़ा कर्मचारी हो, हर किसी के ऊपर चुनाव का दबाव है।
सरकार तो वर्तमान के समय में स्थगन ही चल रही है, आचार संहिता चल रहा है, सरकार का कोई दायित्व तो नहीं। पीएनपी अलग थलग पड़ी हुई है ना, जो आपका एग्जाम करवाएगी। पीएनपी आपका एग्जाम करवाएगी, पीएनपी ही आपको डीएलएड करवाती है, पीएनपी ही आपको टीचर बना देगी, है ना। पीएनपी ही आपका टीचर टीईटी करवाएगी, पीएनपी सुपर टेट करवाएगी, पीएनपी ही आपको ज्वाइनिंग दे देगी। आपका पूरा का पूरा पीएनपी ही निर्धारित करता है। और पीएनपी कहाँ है? परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज प्रयागराज में है ना। तो टीचिंग कई जगह नहीं लगी है, 10 मार्च के बाद उस जगहों पे टीचिंग लग जाएगी। आजमगढ़ में भी अभी टीचिंग नहीं लगी। एक बच्चे ने पूछा आजमगढ़ में कब लगेगी, तो वहाँ भी अभी नहीं लगी है। तो 10 मार्च के बाद आपकी टीचिंग लगेगी। और टीचिंग लगती है तो कितने महीने चलती है? 1 महीने आपकी टीचिंग चलती है, 1 महीने आपकी टीचिंग चलती है। तो आप जोड़ लीजिए, हर एक डाइट को जो है टीचिंग का नंबर मतलब कि हर एक चीज़ क्लियर करके जब पीएनपी पे पहुंच जाता है, प्रथम सेमेस्टर का पूरा क्लोजिंग, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जो बैंक का क्लोजिंग होता है 31 मार्च को होता है ना। 31 मार्च को कहा जाता है 31 मार्च तक सबको पहुँचा देना है। अब जब नंबर इंटरनल एक्सटर्नल सभी कुछ नंबर डाइट पहुँचा देगा, सभी डाइट जो है पीएनपी के पास पहुँचाएंगे, तब पीएनपी परीक्षा का निर्णय लेगी। ये होता है। आपके यहाँ टीचिंग लग गई, समाप्त हो गई, तो आपका एग्जाम हो जाएगा, निश्चित नहीं है। सबका एग्जाम एक ही बार होगा। और सब हर एक डाइट का जो है नंबर सब जब पहुँच जाता है पीएनपी के पास, तब जाके परीक्षा की घोषणा होती है। चलिए, इस बार यूपी टेट दे पाएंगे। 10% संभावना है कि आप यूपी टेट दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि यूपी टेट देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको जो है 2nd सेमेस्टर पास होना चाहिए, अर्थात 1 वर्ष पास होना चाहिए। कुछ बच्चे, कुछ ज्ञानवान आपको ये ज्ञान देंगे तो 3 सेमेस्टर में अगर आप कर लेते हैं यूपी टेट तो वैलिड नहीं माना जाता है। मित्रों, मैं बता दूं, 3 सेमेस्टर में पास किया हुआ एक लड़का नौकरी कर रहा है, 16,000 वाली वैकेंसी में नौकरी कर रहा है ना। 3 सेमेस्टर में यूपी टेट पास था। तो 2 सेमेस्टर के बाद जब भी आप यूपी टेट पास होंगे, ये हाईकोर्ट का फैसला है। प्रथम सेमेस्टर मतलब 1 वर्ष के बाद जब भी आप यूपी टेट पास हो जाते हैं तो वैलिड माना जाता है आपकी नौकरी के लिए। तो 1 वर्ष के बाद ही आप यूपी टेट दे पाएंगे। अर्थात आपका 1 वर्ष तो कभी भी पूरा हो सकता है। 11 अक्टूबर को आपका 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। 11 अक्टूबर को होगा, हाँ 11 अक्टूबर को हो जाएगा। लेकिन 11 अक्टूबर तक आपका 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कौन गारंटी ले सकता है? क्योंकि अप्रैल में तो आपका पेपर होगा। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पेपर तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल लगेगा। तो अगर पेपर हो जाता है तो आप पेपर मतलब कि रिजल्ट आ जाता है तो निश्चित रूप से आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तब आपको जो है जुलाई का सीटेट देना पड़ेगा। सीटेट भी आप दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, स्कॉलरशिप कब तक आएगी ये पूछ रहे थे बच्चे। भाई देखिए, स्कॉलरशिप आपका जो है 15 मार्च तक लोगों की आने की संभावना है। अगर आपकी स्कॉलरशिप का स्टेटस सही दिखा रहा है, अगर कुछ स्टेटस आपको गलत दिखता है तो ना ही आपके कॉलेज वाले कुछ कर सकते हैं। आपका 50% से नीचे है तो मुझे दिख रहा है कि 50% से नीचे वालों का किसी का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, तो दिक्कत हो सकती है ना। 50% से नीचे वालों को, नहीं तो कहीं भी आपको दिक्कत अगर होती है स्कॉलरशिप के स्टेटस में, ये ऐसा कुछ दिक्कत होती है तो आप आपके न विद्यालय वाले कुछ कर सकते हैं, ना ही यूट्यूब पर जो आपके बड़के सर होते हैं जो आप पूछते हैं कि सर स्टेटस कैसे चेक करें, सर लैपटॉप बता दीजिए कैसे बटेगा, सर यही बता दीजिए। जो यूट्यूब पे फर्जी नहीं कहेंगे, सब सर होते हैं, शिक्षक होते हैं, बहुत बड़े शिक्षक होते हैं यूट्यूब पर, तो उनसे जो आप पूछते हैं वो भी नहीं कुछ कर पाएंगे। आपका अगर कुछ भला हो सकता है तो आपके ज़िले का विकास भवन होता है, आप सभी लोग जानते हैं, विकास भवन ही आपका कल्याण कर सकता है। आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप संपर्क कर लीजिए कैसी ऐसी बात है, क्या संभावना है, तो लोग बता देंगे। अगर आपका काम हो सकता है तो वहीं से हो पाएगा, वर्तमान के समय में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ नहीं कोई कर सकता है इस स्कॉलरशिप के मामले में, क्योंकि सब चीज़ें क्लोज हो चुकी हैं। 21 मार्च तक आपका, 21 फरवरी तक आपका वो होना था, सुधार होना था, सुधार भी हो चुका है सब कुछ। तो अब कुछ नहीं हो सकता है, जो भी होगा उस भविष्य में आपके सामने ही आएगा। और 15 मार्च तक स्कॉलरशिप आने की संभावना है। जिसकी नहीं आई है, जिसकी आ गई है उसकी ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर 2nd इंस्टॉलमेंट में आएगी क्या, तो अगर एक बार आप पा गए हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। आप 2nd इंस्टॉलमेंट का मतलब कि प्रतीक्षा न करिए तो ही बेहतर है। बहुत ही रेयर केस में किसी बच्चे का 2nd इंस्टॉलमेंट में आ जाता है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। एक बार ही देना सभी बच्चों के लिए सरकार के प्रति बहुत बड़ा एक पहाड़ सा लगता है। और इस स्कॉलरशिप के बारे में हम कुछ क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार तो है नहीं, क्योंकि हम जन्मसिद्ध अधिकार तो है नहीं, इसके खिलाफ हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। अगर सरकार के पास बजट होगा तो वो आपको देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी, आप उस पर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं।
यह मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जिस सर स्कॉलरशिप नहीं मिला तो आप इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल पूरी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या मुझे डीएलएड के सिलेबस को आपकी परीक्षा मतलब सिलेबस तो मैंने पढ़ाया है, काफ़ी कुछ पढ़ाया है, आपकी परीक्षा आ जाएगी तो उससे पहले क्या आपको क्वेश्चन के माध्यम से या मैं अपनी तरफ से कुछ क्लासेज आपको मुहैया कराऊंगा, और निश्चित रूप से मुहैया कराऊंगा, आपको बताने की भी अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा काम आपके लिए बेहतर करना है। आप लोग कई बच्चे तो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, मुझे चलेगा वो सभी चीज़ें, ठीक है। मैं अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे पता है कुछ बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है, वही मेरे लिए बड़ी बात है, ठीक है। चलिए इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, और डीएलएड के सभी साथी एकदम निश्चिंत रहिए। निशांत ज्ञान का यह नितिन उपाध्याय आपके मंजिल के हर एक कदम पे आपके साथ रहे।